नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूके ट्रिपल एस सी के आगामी एग्ज़ाम हैं उनके संबंध में। यूके ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीडीओ हो, बीपीडीओ हो या फिर पटवारी है, इसी के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। और जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड है, सींचपाल है, इसी के साथ जो कनिष्ठ सहायक हैं, इनके संबंध में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इन सारे एग्ज़ामों के लिए हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे टॉपिकों को यहाँ पर कवर करेंगे जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। यानी कि इस सीरीज़ में उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो यूके ट्रिपल एस सी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आयोग द्वारा यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे टॉपिकों को सेलेक्ट किया है जहाँ से हमेशा परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहते हैं। यानी कि जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए, वो हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के अंतर्गत आज का जो पहला अध्याय होगा, यानी कि पहला टॉपिक होगा, उत्तराखंड की जो सामाजिक प्रथाएं हैं या परंपराएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि पहला जो चैप्टर होगा हमारा अध्याय 1, उत्तराखंड की प्रमुख सामाजिक प्रथाएं या परंपराएं, या फिर उत्तराखंड में जो भी संस्कार किए जाते हैं, है ना, धार्मिक अवसर पर हो, चाहे नॉर्मली हो, चाहे किसी त्यौहार के अवसर पर कोई परंपरा हो, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसके अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया है, आज का पहला अध्याय होगा जिसमें हम ऐसे टॉपिकों को कवर करेंगे जहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर जो यूके ट्रिपल एस सी आयोग है ना, उसकी जो भी आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, उत्तराखंड में जो प्रमुख सामाजिक संस्कार हैं या परंपराएं हैं या प्रथाएं हैं, इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज की जो पहली प्रथा है, यानी कि हमारी परंपराओं में जो पहली प्रथा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पैना या फिर पैणा। खासकर इस प्रथा की अगर बात करें तो ये कुमाऊं में प्रचलित है। तो कुमाऊं में इस प्रथा के अनुसार होता क्या है, तो कुमाऊं के जो ग्रामीण हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है, पारिवारिक आयोजनों पर जब बकरा इत्यादि काटा जाता है या फिर कोई पूजा होती है, तो उसमें जो अपनी बिरादरी के लोग हैं, बिरादरी यानी कि अपने जो सगे संबंधी है, उनको बुलाया जाता है और उनमें प्रसाद बांटा जाता है, या फिर अगर बकरा कट गया तो वो बांटा जाता है अपने सगे संबंधियों में। तो इसी को पैणा या फिर पैना कहते हैं। देखिए फ्रेंड, यही पैणा गढ़वाल में भी प्रचलित है। गढ़वाल में हम आमतौर पर देखते हैं कि जब भी स्त्री अपने मायके से ससुराल आती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह लेके आती है, और उसी मिठाई को अपने सगे संबंधियों को या परिजनों को बांटते हैं, जिसको पैणा नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये जो प्रथा है ये मुख्य रूप से कुमाऊं में भी प्रचलित है। कुमाऊं में बकरा इत्यादि काटे जाने पर भी बिरादरी में बांटा जाता है, तो इसी को पैना या पैणा कहते हैं, है ना। तो ये हमारी परंपरा से जुड़ी प्रथा है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ऐसी चीज़ों पर जो यूके ट्रिपल एस सी आयोग है वो फोकस भी कर रहा है। नेक्स्ट है सिरनी प्रथा। सिरनी प्रथा ये क्या होती है, सिरनी का अर्थ होता है गुड़। तो यानी कि गुड़ की जो डली होती है, उसको खुशी के अवसर पर वो गुड़ की डली बांटी जाती है, यही क्या है, सिरनी प्रथा। ये भी कुमाऊं में प्रचलित है। अगली जो प्रथा है जजमानी, या फिर इसी को खलोटी या फिर इसको खलोती या खलीक के नाम से जाना जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे होता क्या है। कृषक कार्य करने वाले लोगों द्वारा पुरोहितों एवं कृषि कार्य में सहयोग करने वाले लोगों को नई उपज में से कुछ हिस्सा दिया जाता है। पुरोहित वर्ग को दिए जाने वाले अनाज को निसरी तथा कृषि सहयोगियों को दिया जाने वाला अनाज खली या खल कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब भी हर साल नया अनाज होता है तो अपने पुरोहित को जो अनाज दिया जाता है, या अपने पंडित को या अपने गुरु को जो नया अनाज दिया जाता है, उसी को जजमानी कहते हैं ना। मान लोग देते हैं अपने पंडित को, है ना। और कृषि करते समय यानी कि खेती करते समय जिन लोगों ने आपका सहयोग किया होगा तो उनको भी कुछ हिस्सा दिया जाता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, खली या खल कहते हैं या जजमानी कहते हैं। तो ये प्रथा अभी भी प्रचलित है ना। गाँव घरों में देखा होगा आप लोगों ने, नया जो अनाज होता है ब्राह्मण के लिए भी रखते हैं। अगला है टाल प्रथा। टाल प्रथा की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, अंतर्वर्गीय अथवा अंतरजातीय जब विवाह होता है तो उससे संबंधित पुरुष के वर्ग के आधार पर टाल शब्द जोड़ा जाता है। जैसे खसटाल हो गया, बमनटाल हो गया, इस टाइप से शब्द जोड़े जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं, अपनी जाति में विवाह न करके जब पुरुष दूसरे की जाति में विवाह करता है, या अपनी जाति से हटकर किसी अन्य जाति में विवाह करता है, तो उसके नाम के पीछे पहले क्या जोड़ा जाता था, टाल शब्द जोड़ा जाता है। तो खसटाल हो गया, बमनटाल हो गया, है ना। जिसके साथ शादी करेगा वैसे ही वो नाम भी दिया जाता था, ताकि समाज में पता लगते रहे इसने अन्य जाति में शादी की है। ये प्रथा भी लगभग समाप्त होने वाली है या हो ही चुकी है। अगला है न्योता प्रथा। न्योता प्रथा आप लोग जानते होंगे।
तो न्योता प्रथा में क्या होता है, विवाह वाले घर में आमंत्रित लोगों द्वारा नगद राशि, घी, अन्न आदि के रूप में भेंट स्वरूप दिए जाने को न्योता कहते हैं, है ना। जब आपको कोई शादी में बुलाएगा तो आपका भी फर्ज बनता है नगद राशि लिफाफे में डाल के उनको देना है ना। या फिर घर में घी होगा, अन्न होगा, इस टाइप से लोग भेंट देते हैं जिनके घर में विवाह है, तो वही न्योता है। नेक्स्ट है बांट प्रथा। तो बांट प्रथा क्या होती है, तो बांट प्रथा मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये जौनसार बाबर क्षेत्र में है, जो कि एक पारस्परिक सहयोग के रूप में विवाह के संदर्भ में अन्न आदि के लिए मात्र या निकटस्थ लोगों द्वारा 1 रुपया प्रति वस्तु के लिए बांट दिया जाता है। यह विवाह के अवसर पर इसी रूप में स्वयं वसूल हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जौनसार बाबर क्षेत्र में क्या होता है, जब विवाह का अवसर होता है, जिस घर में विवाह है उसके जो सगे संबंधी हैं वो लोग क्या करते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं, है ना। मिनिमम 1 रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी तुम्हारी इच्छा है, तो ये इकट्ठा करते हैं तो उस घर के लिए अन्न आदि की व्यवस्था करते हैं, तो उसी को कहते हैं बांट प्रथा। तो ये कहाँ पर प्रचलित थी या कहाँ पर प्रचलित है, जौनसार बाबर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है संटवारा या पैंचा प्रथा। तो संटवारा या पैंचा प्रथा क्या होती है, यह पारस्परिक विनिमय प्रणाली क्षेत्रीय स्वरूप है। यहाँ न केवल वस्तुओं का अपितु लोगों का भी विनिमय होता था। कुमाऊं में इसे ग्वारसाट कहा जाता है, हालांकि अब यह समाप्त प्राय है। इस प्रथा को थारू जनजाति में अट्टा सट्टा या आठ साठ भी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं पहले क्या होता था, विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली क्या होता है, खासकर जो वस्तु विनिमय होता था, यानी कि आपके पास कोई वस्तु है, आपने वो बेची है और आपको भी उसके बदले में वस्तु दी जाएगी, तो यही होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस प्रणाली में पहले क्या होता था, वस्तुओं के साथ साथ इंसानों को भी खरीदा या बेचा जाता था, है ना, जिसको कुमाऊं में क्या कहते हैं, ग्वारसाट, जबकि थारू में अट्टा सट्टा कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थारू जनजाति में जो अट्टा सट्टा है, अट्टा सट्टा में क्या होता है, एक परिवार दूसरे परिवार में अपनी बेटी देता है और उसी परिवार से अपने घर की बहू भी लाता है, यानी कि एक दूसरी फैमिली में शादी करवाना, तो वही अट्टा सट्टा है ना, एक्सचेंज जो होता है। तो यही क्या है, संटवारा या पैंचा प्रथा है। अगली जो प्रथा है पड़ियाल प्रथा। देखिए फ्रेंड, जो पड़ियाल प्रथा है, अगर इसकी बात करें तो ये गाँव में आज भी प्रचलित है। किससे संबंधित है ये, तो श्रमदान से संबंधित है। गाँव में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की जो प्रथा है वही क्या है, पड़ियाल प्रथा। यानी कि आज मैंने आपके साथ काम किया है, आपके घर में काम किया या खेतों में काम किया है, तो दूसरे दिन आप मेरे साथ मेरे घर में या खेतों में काम करने आएंगे, तो उसी को कहते हैं पड़ियाल प्रथा। तो ये अभी भी संपूर्ण उत्तराखंड में प्रचलित है, गाँव साइड आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है पौराण प्रथा। तो पौराण प्रथा मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अतिथि सत्कार पर आधारित प्रथा है। तो आतिथ्य सत्कार का विशिष्ट उदाहरण के रूप में जाने जाने वाली यह प्रथा पौराण मरोज के अवसर पर इसका विशिष्टतम रूप देखने को मिलता है। यानी कि जो पौराण प्रथा है ये मुख्यतः किस अवसर पर देखी जाती है, तो मरोज अवसर पर। मरोज जो त्यौहार है वो जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है, मरोज त्यौहार है ना, जौनसारियों का है। तो इस त्यौहार पर जब भी अतिथि यानी कि मेहमान घर पे आते हैं तो उनका अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। तो यही क्या है, पौराण प्रथा। अगली जो प्रथा है ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ प्रथा की अगर बात करें तो ये जौनपुर टिहरी क्षेत्र से संबंधित है और यह महिलाओं के संपत्ति का अधिकार से संबंधित प्रथा है। यानी कि ज्वाड़ प्रथा में क्या होता है, जो महिलाएं हैं वो अपने संपत्ति का अधिकार रख सकती हैं, यानी कि महिलाओं को भी संपत्ति में से हिस्सा दिया जाता है। तो यही क्या है, ज्वाड़ प्रथा, जो कि टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है छूट प्रथा। छूट प्रथा की बात करें तो ये भी जौनपुर टिहरी के क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें जो विवाह और विच्छेद है, यानी कि शादी करना और तलाक करना, इसकी छूट होती है लड़की को। यानी कि हम कह सकते हैं विवाह विच्छेद करने के लिए लड़की स्वतंत्र होती है, शादी करने के लिए भी स्वतंत्र होती है और तलाक करने के लिए भी स्वतंत्र होती है। तो यानी कि उनको छूट होती है। तो छूट प्रथा किससे संबंधित है, तो जौनपुर क्षेत्र में लड़की की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगली जो प्रथा है बहुपति विवाह प्रथा। बहुपति विवाह आप लोगों ने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा। जौनपुर जौनसार क्षेत्र में यह पहले प्रचलित थी, लगभग ये अब समाप्त हो चुकी है ना। प्राचीन प्रथा है बहुपति विवाह, एक ही स्त्री एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शादी कर सकती है ना। तो इस प्रथा को अब लगभग समाप्त माना जाता है, समाप्त हो गई है। अगली है सल्टवाड़ा प्रथा। तो सल्टवाड़ा प्रथा जो है जौनपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रचलित है, जहाँ पर लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाया जाता है। तो यही क्या है, सल्टवाड़ा प्रथा। लड़का हो गया तो मामा के घर जाना है, फिर मामा के घर से उन्हें खूब सारे उपहार दिए जाएंगे। अगला है मात प्रथा। तो मात प्रथा की अगर बात करें तो जौनपुर क्षेत्र में यह प्रचलित है। तो जौनपुर क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी के तौर पर यह प्रचलित प्रथा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जदारी बनी रहती है। जैसे कि आज हमारा कोई खेतों में काम करने वाला मजदूर है तो कल उसका बेटा होगा तो वो भी मजदूरी रहेगा, है ना। तो ये कौन सी प्रथा है, मात प्रथा है, जो जौनपुर क्षेत्र टिहरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है बुढ़ियात प्रथा।
तो बुढ़ियात प्रथा की अगर बात करें तो जौनपुर क्षेत्र में रात भर जागरण या जागड़ा लगाए जाने की जो निम्न वर्ग से संबंधित प्रथा है तो वही बुढ़ियात प्रथा है। बुढ़ियात किसे कहते हैं? तो जो निम्न वर्ग के लोग जागड़ा गाते हैं या जागरण गाते हैं तो वही बुढ़ियात होते हैं। तो बुढ़ियात प्रथा उन्हीं से संबंधित है और जौनपुर क्षेत्र टिहरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है चौथे प्रथा। तो चौथे प्रथा भी जौनपुर क्षेत्र टिहरी के अंतर्गत है। इसमें खुशी अथवा शोक में बाजगी द्वारा, बाजगी यानी कि ढोल बजाने वाला होता है, बाजगी द्वारा विशेष प्रकार का संगीत बजाया जाता है ना। जो संगीत या ढोल बजाने वाला होता है उसी को बाजगी कहते हैं। अगर खुशी का मौका है या फिर शोक का मौका है तो उस अवसर पर जो गीत गाया जाता है या संगीत बजाया जाता है वही क्या है? चौथे प्रथा है, जो कि जौनपुर क्षेत्र की है। नेक्स्ट है ओडाल प्रथा। तो ओडाल प्रथा में क्या होता है? जो प्रेमी है, प्रेमी जोड़ा है यानी कि लड़की और लड़का दोनों क्या करते हैं? तो भागकर विवाह करते हैं। एक जौनपुरी प्रथा है। किसी मेले के अवसर पर साथ में मिल गए और भागकर चले गए और शादी कर ली, तो यही क्या है? ओडाल प्रथा। नेक्स्ट है परी प्रथा। तो परी क्या होता है? जौनपुर क्षेत्र में यह शब्द काफ़ी प्रचलित है। तो यह जौनसार क्षेत्र की प्रचलित सामाजिक प्रथा जिसमें निम्न वर्गीय व्यक्ति को परी अर्थात सूचना लाने व ले जाने की जिम्मेदारी दी जाती है। परी का अर्थ है सूचना ले जाने वाला व्यक्ति, है ना। सूचना ले जाने या लाने वाला व्यक्ति क्या था? परी होता था, जो कि निम्न वर्ग से होता है। तो यही क्या है? परी प्रथा है। नेक्स्ट है नमती प्रथा। नमती प्रथा की अगर बात करें तो ये भी टिहरी, जौनपुर एवं रमाई क्षेत्र उत्तरकाशी वाला है जो वहाँ पर प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार गांव में मध्य में बाजगी द्वारा सुबह 5 बजे तथा शाम 10 बजे जगाने एवं सोने संबंधी सूचना दी जाती है। यानी कि गांव के बीचों बीच एक व्यक्ति आएगा जो बाजगी होता है। बाजगी कौन होता है? ढोल बजाने वाला और गाने वाला बाजगी होता है। तो वो गांव के बीचों बीच आएगा और सुबह सुबह 5 बजे उठने का भी संकेत देगा और शाम 10 बजे यानी कि रात को 10 बजे सोने से संबंधित सूचना भी देगा। तो यही कौन सी प्रथा है? नमती प्रथा है। अगली जो प्रथा है ब्यौरा प्रथा है। ब्यौरा से पता ही लग रहा है, अपना ब्यौरा देना। जैसे कि इसमें क्या होता है? जौनसार रवाई में प्रचलित इस प्रथा के तहत परिवार के मुखिया के सम्मुख दिन के कार्यों का विवरण देना होता है। आपने जो भी काम किया है, आपका जो परिवार का मुखिया है उसके सामने विवरण देना है। मैंने ये किया है, अपना पूरा ब्यौरा देना है, तो उसी को ब्यौरा प्रथा कहा गया है। अगला जो है पिठिया या पिठाई यानी कि गंदा छत जो प्रथा होती है, ये गढ़वाल, कुमाऊं या जौनसार क्षेत्र सभी जगह प्रचलित है ना। जब भी आप किसी के घर पे जाते हो तो पहली बार जब जाओगे तो वो टीका लगाते हैं और लिफाफे में कुछ पैसे रख के आपको देते हैं, है ना। जो अतिथि सत्कार होता है वही इसमें किया जाता है। टीके के साथ कोई वस्तु, नगद राशि अथवा गंदा छत दिया जाता है। तो यही क्या है? पिठिया, पिठाई या फिर गंदा छत है। नेक्स्ट प्रथा है कलियो या बिटोली। देखिए फ्रेंड, कलियो या बिटोली ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये नए साल के अवसर पर ये त्यौहार मनाया जाता है या ये उत्सव मनाया जाता है या फिर प्रथा कह सकते हैं। जब हिंदी महीनों में नया साल लगता है, चैत के महीने, तो जो स्त्री होती है तो स्त्री के जो मायके वाले हैं या मायके में उसका भाई है, पिताजी है, खासकर जो भाई लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्त्री के ससुराल जाते हैं और उसको कुछ ना कुछ उपहार देकर या फिर मायके पक्ष से कुछ ना कुछ उसको ले जाते हैं, जिसको कलियो या बिटोली कहते हैं। नए नए उपहार ले जाते हैं, मिठाई वगैरह ले जाते हैं, है ना। तो यही क्या है? बिटोली है। तो कलियो देना भी उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कुशौल भी कहा जाता है ना। बिटोली को कुशौल भी कहा जाता है। जौनसार क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? समौण कहते हैं, है ना। जब भी स्त्री को उसके मायके से कुछ ना कुछ दिया जाता है, इस जौनसार क्षेत्र में समौण है और कलियो या बिटोली गढ़वाल, कुमाऊं क्षेत्र में है। और ये त्यौहार कब होता है? चैत के महीने में, यानी कि नए साल के अवसर पर होता है। नेक्स्ट है आंतला बेलना। आंतला बेलना जो प्रथा है ये सौका वर्ग में प्रचलित है। सौका यानी कि जो भोटिया की उपजाति है और पिथौरागढ़ के अंदर निवास करती है, तो इन लोगों में यह प्रथा प्रचलित है। इसके अनुसार 2 परगनों में आपसी मतभेद जब हो जाते हैं तो उस अवसर पर आंतड़ा बेलने की रस्म आयोजित होती है। आंतड़ा बेलने से अभिप्राय है कि एक दूसरे की आंतें आपस में लपेट देना। तो यही क्या है? आंतड़ा बेलना, जो कि भोटिया जनजाति से संबंधित एक प्रथा है या फिर सौका से संबंधित एक प्रथा है। नेक्स्ट है बढ़ानी या बुढ़ानी संस्कार। तो बुढ़ानी संस्कार भी पूर्वी सौका यानी कि पिथौरागढ़ के जो भोटिया हैं तो उनमें ये प्रचलित है। इसमें अगर बात करें तो इसमें होता क्या है? तो जब बड़ा पुत्र 20 साल का होता है तो उस समय ये प्रथा आयोजित की जाती है या मनाई जाती है, ये उत्सव मनाया जाता है। तो उस उत्सव को कहते हैं बुढ़ानी संस्कार। तो किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगली जो प्रथा है लूण लोटा प्रथा है। लूण लोटा प्रथा में क्या होता है? देखिए फ्रेंड, मुख्यतः तो यो न्याय प्रणाली से जुड़ी एक प्रथा है जिसमें वादी प्रतिवादी दोनों ही देव मंदिर में खुमरी के सामने भरा लोटा मंगवाकर इसमें नमक डाल देते हैं। माना जाता है कि दोषी नमक के पानी में घुलने के समान ही नष्ट हो जाएगा।
है ना। खुमरी समिति किस में होती है? जौनसारियों में होती है खुमरी समिति। तो दो पक्ष हैं जिनका आरोप एक दूसरे पर है, तो दोनों क्या करते हैं, मंदिर के सामने और खुमरी के सामने एक लोटा पानी का लाएंगे, उसमें नमक डालेंगे, है ना। तो वहाँ पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से इसमें नमक पिघला है वैसे ही दोषी का भी सर्वनाश हो जाएगा। तो ये क्या है? लूण लोटा प्रथा है। लूण यानी कि नमक होता है। अगली जो प्रथा है फैवासा प्रथा है। फैवासा प्रथा की बात करें तो ये भी एक दैवीय न्याय की एक प्रथा है ना। इसके तहत वादी प्रतिवादी दोनों एक एक करके दिया जलाते हैं और एक निश्चित दूरी तक जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे के दिए पर फूंक मारते हैं, जिसका दिया बुझ गया तो वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यही क्या है? फैवासा प्रथा है। नेक्स्ट जो प्रथा है खोरिया प्रथा। खोरिया प्रथा मुख्य रूप से थारू जनजाति से संबंधित ये प्रथा है। थारू जनजाति में प्रचलित इस प्रथा के अनुसार विवाह में जब बारात वधू को लेकर घर पर पहुंचती है तो वर पक्ष की महिलाएं वर के घर की झोपड़ी के ऊपर चढ़कर असामान्य शब्दों का प्रयोग कर घास फूस उकेलने लगती है। जैसे ही बारात लेकर जो वर है वो घर में पहुंचेगा तो उसके पक्ष की जो महिलाएं हैं उनके छत में चढ़ती हैं और उनकी झोपड़ी की जो घास फूस है उसको उलेट देती है। यही क्या है? खोरिया प्रथा, जो कि थारू जनजाति से संबंधित है। अगली जो प्रथा है सरोल या डोली विवाह प्रथा। सरोल से पता ही लग रहा होगा या डोली से पता लग रहा होगा। इसमें क्या होता है, वर के बिना वर पक्ष के कुछ लोग कन्या मूल्य देकर कन्या को डोली में बिठाकर वर के घर ले आते हैं। इसे सरोल विवाह या डोली विवाह कहते हैं। यानी कि अगर वर नहीं है, अपने काम में अगर बिजी है, वो नहीं आ पाया है, तो वर के पक्ष वाले क्या करेंगे, कन्या मूल्य यानी कि पैसे देंगे और दुल्हन को अपने घर ले आएंगे, वर के घर ले आएंगे। तो यही क्या है? सरोल विवाह है। और डोली में भी लाते थे, इसलिए डोली विवाह भी इसको कहते हैं। अगली जो प्रथा है दास प्रथा। दास प्रथा का आप लोगों ने जिक्र भी सुना होगा। उत्तराखंड में गोरखों के समय से या फिर चंद्र राजवंश में भी हुए हैं, पंवार राजवंश में, और आगे जाके अंग्रेजों ने इसको समाप्त किया है। तो दास प्रथा की अगर बात करें तो प्राचीन काल में राज्य में प्रचलित थी। जैसे कि जानते हैं आप लोग, चंद काल में खायकर हो गया, सिरतान हो गया एवं कैनी। कैनी क्या होते थे चंदों के समय? भूदास यानी कि जमीन में काम करने वाले दास। तो ये दास प्रथा के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मैंने एक सीरीज चलाई थी खंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो उसके अंतर्गत मैंने रुद्रचंद पढ़ाया था। रुद्रचंद में छेड़ा और छेड़ों की नियुक्ति रुद्रचंद ने की थी। छेड़ा यानी कि छोरा, छोरा यानी कि लड़का, और छयोड़ी यानी कि लड़की। तो ये राज दरबार में काम करती थी और राजा का पूरा हक होता था इन पे, इनको बेचा खरीद भी सकते थे। तो यही है छयोड़ा या छयोड़ी। कीर्तनदास तथा कुली बेगार इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ साथ जो हरिद्वार में गोरखा काल में दास मंडी का जिक्र मिलता है। दास मंडी हुआ करती थी भीमगोड़ा हरिद्वार के अंदर गोरखों के समय, तो वहाँ पर भी उल्लेख मिलता है। और बाद में 1836 के अंदर इस प्रथा को कुमाऊं कमिश्नर कर्नल जॉर्ज गोबान समाप्त यहाँ पर कर देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1836 में जॉर्ज गोबान कुमाऊं के कमिश्नर हुए हैं, इन्होंने समाप्त किया है। नेक्स्ट जो प्रथा है सती प्रथा। सती प्रथा की अगर बात करें तो गढ़वाल नरेश जयकृत शाह का उल्लेख मिलता है कि 1786 में जब इनका स्वर्गवास हो गया तो इनकी रानियां सती हुई थी। पिथौरागढ़ की बात करें तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जैंदा किराल, जिसने वहाँ पर भूमि बंदोबस्त भी कराया था, एक भू अधिकारी था। इसकी मृत्यु की जब झूठी खबर फैलती है तो इसकी पत्नी सती होती है, इसका भी हमें वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ जो गढ़वाल के सलाण क्षेत्र है वहाँ पर चंद शासक देवी चंद की पत्नियों के सती होने का कोई विवरण मिलता है। तो ये सारे क्या हैं? सती प्रथा के उल्लेख उत्तराखंड के अंदर हैं। और 1829 में कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल इसको समाप्त करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। सती प्रथा का उत्तराखंड में अंत किसने किया है? विलियम ट्रेल ने 1829 के अंदर। नेक्स्ट जो प्रथा है फांटी प्रथा। फांटी प्रथा क्या होती है? धार्मिक एवं सामाजिक अपराध करने वाले व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है या फिर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, तो इसे ही हुक्का पानी बंद करना या फांटी कहा जाता था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फांटी प्रथा क्या होता है? तो धार्मिक अपराध करने पर ये सजा दी जाती थी। व्यक्ति को घर से और गांव से बाहर कर दिया जाता था और उसका हुक्का पानी यानी कि उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता था, जिसको कहते थे फांटी। तो फांटी प्रथा भी पहले प्रचलित थी। नेक्स्ट है चंद्रेणी प्रथा। चंद्रेणी प्रथा की अगर बात करें तो किसी जातिच्युत व्यक्ति को पुनः संस्कारित करने, निम्न वर्ग की स्त्री से ब्याह करने के कारण भ्रष्ट व्यक्ति को पुनः जातीय सम्मान दिलाने वाली प्रथा को चंद्रेणी या चंद्रायणी प्रथा कहा जाता था। यानी कि किसी पुरुष ने अगर निम्न जाति की स्त्री से शादी कर ली तो उस पुरुष को पहले तो निष्कासित किया जाता था। अगर फिर से उसको अपनी जाति में वापस रखना है तो एक प्रथा होती थी चंद्रेणी प्रथा, जिसमें हिंदू धर्म के संस्कार के अनुसार उसको फिर से
शुद्ध किया जाता था और अपनी जाति में शामिल किया जाता था। यही क्या है, चंद्रायणी या चंद्रयणी प्रथा है। अगली जो प्रथाएं हैं ये शादी से संबंधित प्रथाएं हैं। विविध विवाह की रस्में यानी कि विवाह से संबंधित जो भी रस्में उत्तराखंड के अंदर संपन्न की जाती हैं। सबसे पहला तो होता है कन्यादान या ब्रह्म विवाह। सबसे अच्छा विवाह भी इसको माना गया है ना। इसमें होता क्या है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, विवाह योग्य कन्या के माता पिता या संरक्षक कन्या के लिए योग्य वर चुनते हैं तथा समस्त वैवाहिक रस्मों को निभाकर कन्यादान करके कन्या का विवाह किया जाता है। तो यही क्या है, ब्रह्म विवाह या कन्यादान है। सभी लोगों ने देखा है उत्तराखंड में या फिर हिंदू धर्म में अमूमन यही विवाह होता है। दूसरी जो शादी होती है मंदिर विवाह। वर वधू का युगल मंदिर में जाकर देवों की मूर्ति के सामने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है डोला या सरोल विवाह। जैसे कि अभी बताया था हमने, डोला या सरोल विवाह क्या होता है। कुमाऊं क्षेत्र में डोला या सरोल विवाह मनु द्वारा वर्णित असुर विवाह के समान है। ये असुर है। जो मनु कौन थे, हिंदू कानून के रचिता कौन है, मनु। धरती पर पहला जो मनुष्य था उसका नाम था मनु। उसने हिंदू कानून लिखी है या हिंदुओं का कानून बनाया है कि हिंदू धर्म में क्या क्या होता है। तो इसने एक विवाह की रस्म बनाई थी डोला या सरोल, जो कि असुर विवाह के समान मानी गई है। तो इसमें क्या होता है, कन्या पक्ष का मूल्य चुकाकर वर पक्ष द्वारा विवाह किया जाता है। वर नहीं भी है तो चलेगा। तो वर पक्ष वालों ने क्या करना है, कन्या पक्ष को पैसे देने हैं और दुल्हन को अपने घर ले जाना है या वर के घर ले जाना है। तो ये क्या थी, डोल या सरोल विवाह। नेक्स्ट है प्रेम विवाह। तो सभी लोग जानते हैं प्रेम विवाह लव मैरिज जो होती है। अगर हम प्रेम विवाह की बात करें तो इसका हमारे प्राचीन काल से या इतिहास में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे जागर या लोक गाथाओं के अनुसार इसका उल्लेख मिलता है। तुरी राजा मालूशाही और राजुला की जो प्रेम कहानी थी, है ना, इसका भी उल्लेख मिलता है। तो प्रेम विवाह देखा जाए तो हमारे प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा से जुड़ा है ना। इसका वर्णन हमने सुना भी है या देखा भी है। अगला है इंपॉर्टेंट है ढांटी ब्याह। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ढांटी शब्द समझेंगे। ढांटी होता क्या है, खस जो जाति यहाँ पर हुआ करती थी, तो खसों में जो पुनर्विवाहित महिला है, पुनर्विवाहित यानी कि एक बार जिसकी शादी हो रखी है, शादी के बाद या वो विधवा हो गई है या तलाक हो गया है, उसका फिर से जब शादी होगी तो उसी को कहते थे ढांटी। तो ढांटी किससे संबंधित है, खसों में पुनर्विवाहित महिला से। तो ढांटी ब्याह यानी कि शादी। तो विधवा विवाह को ढांटी ब्याह के नाम से जाना जाता है। तो किस जाति से, तो खस जाति से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपहरण विवाह। तो अपहरण विवाह जैसे कि जानते हैं, अपहरण करना। यह विवाह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसकी प्रकृति भी अलग अलग स्थानों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि कुमाऊं के सीमांत व जौनसार, जौनपुर, रमोई में इस प्रकार का विवाह होता है कि जिसमें लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न मेलों या सार्वजनिक आयोजनों पर ही विवाह कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, ओडाल प्रथा टिहरी के अंदर है, जौनपुर क्षेत्र या फिर उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में ओडाल प्रथा है, जहां पर प्रेमी जो युगल है वो मेलों के अवसर पर भाग जाता है और अपनी शादी करता है। तो वही क्या है, अपहरण विवाह प्रथा है, एक दूसरे को भगा कर ले जाना। तो फ्रेंड्स, ये थे इस अध्याय से संबंधित जो प्रथाएं हैं, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो पौराणिक प्रथाएं हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।